हेलो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने कंसंट्रेशन से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है, मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, इन सब के बारे में स्टडी एनसीईआरटी के बेस पर हमने इसको डिकोड करने की कोशिश किया था और सॉल्युबिलिटी को भी पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट का वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जो किसी निश्चित ताप और दाब पर हम पदार्थ की जितने मात्रा को डिज़ोल्व कर सकते हैं, जितनी मात्रा जिससे कि वो पूरी तरह से सॉल्यूशन में घुल जाए, उसके पार्टिकल सेपरेट ना कर सके सॉल्यूशन में, वो उसके पार्टिकल अलग ना हो पाए, तो उस सॉल्यूट का उस सॉल्वेंट में उस खास टेम्परेचर और प्रेशर पर सॉल्युबिलिटी कहा जाता है। हमें समझना होगा कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए, प्रेशर फिक्स होना चाहिए और सॉल्वेंट फिक्स होना चाहिए। और सॉल्यूट पार्टिकल को जब हम इसमें डिज़ोल्व करेंगे तो देखेंगे कि उस टेम्परेचर और प्रेशर पर उसका मैक्सिमम अमाउंट कितना उसमें डिज़ोल्व हुआ है। तो उसी जो उसका मैक्सिमम अमाउंट जो भी डिज़ोल्व होता है, उस मैक्सिमम अमाउंट को कहते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी, कि भाई इस हद तक इस टेम्परेचर पर और इस प्रेशर पर इस पदार्थ की मात्रा को इस सॉल्वेंट में घुलाई जा सकती है। अब हमने कहा कि टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स रखना चाहिए। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, प्रेशर घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, सॉल्युबिलिटी पर क्या क्या असर होगा, तो इसके बारे में हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड इज सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर चेंजेज। टेम्परेचर के चेंज होने से किसी सॉलिड का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में एक सार्थक असर करता है। अब क्या असर करता है, तो कंसीडर द इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन 1.0। दिस बीइंग डायनामिक इक्विलिब्रियम मस्ट फॉलो द ली कैटलियर्स प्रिंसिपल। आप इक्वेशन को देख सकते हैं 1.0 में ये इक्वेशन है। आप इक्वेशन को देखिए क्या लिखा है 1.0 में। 1.0 में दिया हुआ है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट और इक्विलिब्रियम के एरो लगे हुए हैं, उसके बाद सॉल्यूशन। ये इक्वेशन है, एक प्रिंसिपल है ली कैटलियर्स प्रिंसिपल, इसको फॉलो करता है। इन जनरल, सामान्यतः इफ़ इन अ नियरली सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में भी हमने बताया था कि फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पर कोई सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल उसको हम आगे नहीं डिज़ोल्व कर सकते हैं। यानी अगर टेम्परेचर हमारा फिक्स है, प्रेशर फिक्स है, अगर उसमें हम सॉल्यूट पार्टिकल को और अधिक घोलना चाहें तो वो आगे नहीं घुल पाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को उस टेम्परेचर और प्रेशर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब यही होता है। ये कहता है कि सामान्यतः सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन यानी कि घोलने का जो प्रक्रिया है, डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब होता है टेम्परेचर को बाहर से इनपुट करना, बाहर से प्रोवाइड कराना। एक होता है एंडोथर्मिक, एक होता है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में हम टेम्परेचर रिलीज़ होता है, एंडोथर्मिक में हमें टेम्परेचर को बाहर से प्रोवाइड किया जाता है। तो सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। जैसे ही आप टेम्परेचर आप उसमें प्रोवाइड करेंगे तो जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, उसमें वो आपस में स्पेस बनाएगा, यानी कि उसके बीच में जो इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस है उसमें इंक्रीज़ करेगा। इंक्रीज़ करने से उसकी सॉल्युबिलिटी और बढ़ सकती है, यानी कि उसमें और सॉल्यूट को उस स्पेस में हम डाल सकते हैं। तो टेम्परेचर का ये असर होता है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगी। कुल मिला के बात ये कह रहा है। अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब कि अगर इंक्रीज़ होता है किसी सॉल्यूशन का, सॉल्यूट डालने से, सॉल्यूट पार्टिकल डालने से अगर किसी सॉल्यूशन का टेम्परेचर बाहर रिलीज़ होता है तो वो एक्सोथर्मिक कहलाता है। एक्सोथर्मिक में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करता है। दिस ट्रेंड्स ऑल्सो बी ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली। इस ट्रेंड्स को आप प्रायोगिक तौर पर भी देख सकते हैं। ये तो हो गया टेम्परेचर के रिगार्डिंग कि टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी पर क्या असर पड़ता है। तो अभी हमने इसको पढ़ा कि टेम्परेचर को आपने अगर बढ़ाया तो किसी भी लिक्विड में उस सॉलिड पार्टिकल का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने पर। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ करता है। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड।
प्रेशर के बारे में कह रहा है कि प्रेशर कोई ख़ास प्रभाव नहीं करता है लिक्विड में सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पर, लिक्विड में सॉलिड के सॉल्युबिलिटी पर प्रभाव नहीं करता। देखिए इसका मेन रीज़न ये है कि प्रेशर जो मेन डील होता है गैस के साथ होता है, मेन डीलिंग, क्योंकि हम गैस पर जब प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ करता है, वॉल्यूम को हम उसके वॉल्यूम को घटा सकते हैं, उसको हम दूसरे फॉर्म में भी उसको हम चेंज कर सकते हैं प्रेशर क्रिएट करने पर। लेकिन लिक्विड और सॉलिड एक ऐसा मटेरियल होता है जिस पर आप प्रेशर अप्लाई करने के लिए जाएंगे तो वो प्रेशर वो ज़्यादा कोई सार्थक परिवर्तन नहीं लाता है। जैसे आपने किसी सॉलिड पर प्रेशर मारा तो वो सॉलिड या तो टेढ़ा हो जाएगा, टूट जाएगा। लिक्विड पर प्रेशर मारेंगे तो लिक्विड क्या होगा, लिक्विड बाहर से लीकेज कर जाएगा। तो लिक्विड पर आप प्रेशर नहीं मान सकते। तो मेनली जो प्रेशर लगाया जाता है वो गैस पर प्रेशर लगाया जाता है। तो प्रेशर का इफ़ेक्ट जो लिक्विड में जो सॉलिड सॉल्यूट है उस पर ज़्यादा कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसका रीज़न भी दिया गया, इट इज़ सो बिकॉज सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्पेरेसिबल। ये हाईली इनकम्पेरेसिबल हैं, इनको आप दबा नहीं सकते, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको दबाया नहीं जा सकता। एंड प्रैक्टिकली रिमेन इफेक्टेड अनअफेक्टेड, और प्रैक्टिकली ये प्रेशर के चेंज होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पर जो मेन प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर वाला ही प्रभाव पड़ता है। अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया या घटाया तो वो प्रभाव पड़ेगा। अब अगला है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी, इससे पहले क्या था, लिक्विड में सॉलिड का सॉल्युबिलिटी, अब था लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर प्रेशर का प्रभाव पड़ेगा और टेम्परेचर का भी प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं, मेनी गैसेज डिज़ोल्व इन वाटर, बहुत सारे गैसेज वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। ऑक्सीजन डिज़ोल्व ओनली टू ए स्मॉल एक्सटेंट इन वाटर, ऑक्सीजन जो है बहुत अल्प मात्रा में वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। इट इज़ दिस डिज़ोल्व ऑक्सीजन विच सस्टेन ऑल इक्वेटिक लाइफ, यही वो डिज़ोल्व ऑक्सीजन होता है जो इक्वेटिक लाइफ, जो पानी में जो जलीय ज़िंदगी है उसको वो सस्टेन करता है, वो बना के रखता है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होते हैं HCl, वो पानी में बहुत ज़्यादा ही सोल्यूबल होते हैं, घुलनशील होते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैसेस इन लिक्विड इज़ ग्रेटली अफेक्टेड बाय प्रेशर, अब गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में वो प्रेशर से, इस पर प्रेशर ज़्यादा काम करेगा। आपने प्रेशर को इंक्रीज़ किया या डिक्रीज़ किया तो इसके सॉल्युबिलिटी पर असर करेगा। और टेम्परेचर दोनों का असर करता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों का असर करता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इंक्रीज विद इंक्रीज प्रेशर, अगर आपने प्रेशर को इंक्रीज़ किया तो गैस का सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ करेगा। 4 सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट में गैस का सॉल्यूशन के लिए। फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन अ सॉल्वेंट, यानी कि किसी सॉल्वेंट में गैस के सॉल्यूशन के लिए कंसीडर सिस्टम एज शोन इन फिगर 1.1a। आप फिगर NCERT में रेफर कर सकते हैं कि 1.1a, लोअर पार्ट इज सॉल्यूशन, नीचे जो रखा गया वो सॉल्यूशन है, अपर पार्ट इज गैसियस सिस्टम, अपर पार्ट जो है वो गैसियस सिस्टम है एट प्रेशर P और टेम्परेचर T, यानी कि प्रेशर P पर और टेम्परेचर T पर। एज्यूम दिस सिस्टम टू बी इन ए स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम, और ये मान सकते हैं कि ये सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम पर है, रखा हुआ है। यानी डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आप संतुलन को आगे पीछे कर सकते हैं, इसको कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, एक बार इक्विलिब्रियम फिक्स हो गया तो आप उसको हटा बढ़ाया मतलब कि आगे पीछे नहीं कर सकते। तो डायनामिक संतुलन का मतलब ये होता है कि आपके साथ गुंजाइश है, आप इक्विलिब्रियम स्टेट को आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं। अंडर दीज टेम्परेचर, इन टेम्परेचर पर रेट ऑफ गैसियस पार्टिकल एंटरिंग एंड लिविंग द सॉल्यूशन फेज इज़ द सेम। इस कंडीशन पर गैसियस पार्टिकल का जो प्रवेश करने का रेट है ओवर द सॉल्यूशन में कंप्रेसिंग सॉल्यूशन में लिविंग द सॉल्यूशन फेज, और सॉल्यूशन को छोड़ने का भी जो फेज होता है वो सेम होता है। इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन फेज बाय कंप्रेसिंग द गैस टू द स्मॉलर वॉल्यूम
इंक्रीज द प्रेशर ओवर द सॉल्यूशन। आप सॉल्यूशन पर जब प्रेशर को इंक्रीज़ करते हैं बाय कंप्रेसिंग द गैस टू द स्मॉलर वॉल्यूम, और गैस के प्रेशर को बढ़ाते हुए। दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ गैसेस पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम ओवर द सॉल्यूशन एंड ऑल्सो द रेट एट विच द गैसेस पार्टिकल आर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन टू एंटर इट। आप जितना आप पार्टिकल में प्रेशर क्रिएट करेंगे वो गैस के पार्टिकल जो लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, उसमें आप एंटर करते चले जाएगा, एंटर होता रहेगा। तो प्रेशर का असर करता है। आप जितना ज़्यादा प्रेशर करेंगे उस गैस का सॉल्विटी बढ़ेगा, यानी कि घुलनशीलता जो वो लिक्विड में है वो बढ़ेगी। द सॉल्विटी ऑफ द गैस विल इंक्रीज अंटिल द न्यू इक्विलिब्रियम इज रीच। अब इस गैस का सॉल्विटी बढ़ता चला जाएगा कब तक? जब तक कि नया इक्विलिब्रियम स्टेट हमको प्राप्त नहीं हो जाता है। हेनरी एक साइंटिस्ट थे। हेनरी वॉज द फर्स्ट टू गिव द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द प्रेशर सॉल्विटी। अब ये कितना होगा तो इसके लिए हमको एक इक्वेशन चाहिए। हेनरी एक पहले आदमी थे जिन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन इस्टेब्लिश किया था प्रेशर और सॉल्विटी ऑफ अ गैस। गैस के सॉल्विटी और प्रेशर में हम कितना प्रेशर क्रिएट करें और कितना सॉल्विटी इंक्रीज़ कर सकती है, इसके रिलेशन को इस्टेब्लिश करने वाला जो पहला शख्स था वो था हेनरी। हेनरी कहता है दिस लॉ स्टेट, हेनरी के जो लॉ हैं वो कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, किसी निश्चित ताप पर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड। कहने का मतलब है कि लिक्विड में गैस की घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी, गैस की घुलनशीलता यानी कि सॉल्युबिलिटी वो समानुपाती होता है पार्शियल प्रेशर के उस गैस के जो वो लिक्विड के ऊपर है या सॉल्यूशन के ऊपर है, सॉल्यूशन के सरफेस पर है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डाल्टन भी था एक कंटेम्प्रेरी ऑफ हेनरी, हेनरी के ही समकालीन थे। उसने एक स्वतंत्र रूप से एक इसको कंक्लूड किया था कि गैस का सॉल्युबिलिटी, जो गैस का सॉल्युबिलिटी होता है वो पार्शियल फ्रैक्शन के फंक्शन में होता है, यानी कि पार्शियल प्रेशर के फंक्शन में होता है, पार्शियल फ्रैक्शन, जैसा कि हेनरी ने पहले बताया था। अब जो रिलेशन दिया था हेनरी ने, कुछ ऐसा रिलेशन दिया था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। यानी कि हेनरी कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ द सॉल्यूशन। ये तो स्टेटमेंट हो गया इसका। इसी के जो कंटेम्प्रेरी डाल्टन थे उन्होंने ऐसी ही बात कही थी कि प्रेशर का फलन होता है। और इफ़ यू यूज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस, अगर कहता है कि अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन, गैस के मोल फ्रैक्शन को यूज़ करते हैं, आपको मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन के लिए पर बताया गया था, आपको मोल फ्रैक्शन कॉन्सेंट्रेशन के जब हम पढ़ा रहे थे टर्म्स को, उसको डिफाइन कर रहे थे, तो उसमें हम मोल फ्रैक्शन को बताए थे। वही मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है कि अगर वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन एज मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, अगर आप सॉल्युबिलिटी की माप करने के लिए सॉल्यूशन में गैस का मोल फ्रैक्शन यूज करते हैं, तब कहा जा सकता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन, यानी कि आपको सॉल्युबिलिटी के बदले में आपको मोल फ्रैक्शन यूज करना है गैस का, है ना, तब कहा जाएगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। यानी मोल फ्रैक्शन वो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल फ्रैक्शन के जो गैस के ऊपर है। मतलब कि सॉल्युबिलिटी के टर्म को अब उसने बोला कि सॉल्युबिलिटी को अगर आप गैस के मोल फ्रैक्शन के रूप में देखें तो मोल फ्रैक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ द गैस के, ऐसा होता है। तो जब हम इसको
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं तो x इक्वल टू हो जाता है 1/kh इंटू पी। तो यहाँ से p बराबर क्या आ जाएगा, p बराबर हो जाएगा kh और इंटू x। यही है आपका हेनरीज लॉ। अब ये kh क्या है, तो kh हेनरी कांस्टेंट है जो हेनरी ने दिया था, और k का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। ये एक्सपेरिमेंटली हेनरी ने हर गैस का अलग अलग निकाला था एक्सपेरिमेंटली। तो आपको एक्सपेरिमेंटली आपको डेटा दिया रहेगा क्वेश्चन में, इसका वैल्यू अलग से उसी को आपको यूज करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये दिया रहता है। ये आपको पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसमें देखिए क्या क्या पता हो, पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, ये दो अननोन डेटा है, इसमें से कोई भी एक पता होगा तो हम दूसरा को निकाल सकते हैं। और ये आपको तो दिया ही रहेगा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन होता है कांस्टेंट, किसी भी पर्टिकुलर गैस का जो हेनरी कांस्टेंट है वो फिक्स रहेगा, तो वो तो आपको दिया रहेगा। अगर हम इसमें ग्राफ को प्लॉट करना चाहें, अगर हम इस पर रखते हैं मोल फ्रैक्शन को और इस पर रखते हैं आप पार्शियल प्रेशर को, तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि P बराबर KH है। आप इसको अगर आपने थोड़ा बहुत भी, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है y इक्वल टू mx प्लस c, y इक्वल टू mx, इसका जो लाइन होता है वो ऐसा होता है। ये जो k है, k इसका स्लोप बताएगा, इससे कितना एंगल का tan थीटा इससे बनाना, ये स्लोप बताता है इसका कि x के साथ कितना ये झुकाव पर है। इस तरह से आप ग्राफ को भी प्लॉट कर सकते हैं। अब है कि इक्वेशन में हमको दिख रहा है, इक्वेशन में क्या दिख रहा है कि जिसका KH ज़्यादा होगा उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, क्योंकि सॉल्युबिलिटी को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है x। क्या डिफाइन कर रहा है, x डिफाइन कर रहा है। तो KH के ज़्यादा होने से, अब क्या था इक्वेशन, एक बार फिर से मैं इसको मिटा के लिखते हैं। कि हमने पढ़ा है कि x बराबर क्या है आपको 1/kh इंटू पी। ये है आपका मोल फ्रैक्शन जो सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेगा। ये है पार्शियल प्रेशर। अगर आपने k का वैल्यू ज़्यादा लिया तो ऑब्वियस है कि सॉल्युबिलिटी उसकी घट जाएगी, और k का वैल्यू कम होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करेगा। तो यही इक्वेशन से ये आपको देखने के लिए बोल रहा है कि इक्वेशन में कह रहा है कि अगर आप देख रहे होंगे तो जिसका k का वैल्यू ज़्यादा है सॉल्युबिलिटी कम होगा, उस गैस का लिक्विड में कम होगा। k का वैल्यू जिसका कम होगा उस गैस में उसका जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ खाने दिए गए हैं, कुछ गैस का नाम है, टेम्परेचर है और उसका k का वैल्यू है। जैसे हीलियम के लिए 293 केल्विन पर जो k का वैल्यू होता है, KH का वैल्यू होता है वो 144.97 होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन का दो वैल्यू दिखाया गया है कि 293 टेम्परेचर पर होता है 34.86, और जैसे ही टेम्परेचर को आपने चेंज किया 303 केल्विन तो उसका k का वैल्यू बढ़ जाता है, यानी 46.82 हो जाता है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर गैस के टेम्परेचर और उस टेम्परेचर पर KH का वैल्यू क्या होगा उसका वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब देखिए एक क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ये कह रहा है कि इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, how many millimoles of N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exert a partial pressure of 0.987 bar, given that Henry law constant for N2 at 293 Kelvin is 76.48। यानी कि आपको यहाँ पर पार्शियल प्रेशर दे रखा है N2 का, यानी कि एज्यूम करने के लिए बोल रहा है, और जो हेनरी कांस्टेंट यानी कि पार्शियल प्रेशर दे रखा है आपको 0.987 बार, और हेनरी कांस्टेंट दे रखा है KH
KH का वैल्यू दे रखा है 76.48 बार किलो बार, ये आपको दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कि कितने मिली मोल्स ऑफ N2 वुड डिज़ोल्व, 1 लीटर वाटर में कितने मिली मोल्स N2 डिज़ोल्व हो पाएंगे, ये पूछ रहा है। तो हमने अब यहाँ पर मिली मोल पूछ रहा है, यानी कि इनडायरेक्टली आपसे सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है कि कितना सॉल्युबिलिटी, किस हद तक ये घुल पाएगा। तो ये है आपका, अगर नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, नाइट्रोजन का N2 का अगर हम निकालने के लिए जाएंगे, ये हो जाएगा P नाइट्रोजन बट्टा में हेनरी कांस्टेंट। अब जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो रख दीजिए। पार्शियल प्रेशर दिया हुआ है 0.987 और KH का वैल्यू दिया हुआ है 76.480। अगर आप इसको कैंसिल करके लिखेंगे, इसमें सॉल्व करके दिया हुआ, तो इसका वैल्यू आएगा 1.29 इंटू 10 का पावर -5। इतना आ गया नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर आपको नाइट्रोजन का दिया हुआ है तो हमको चाहिए कितना मोल, ये तो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ये फ्रैक्शन वाला नंबर है। तो चूँकि देखिए वाटर है, वाटर में डिज़ोल्व है, 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व है नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन को डिज़ोल्व करना है। 1 लीटर वाटर में जो मोल होगा वो होगा 55.5 मोल। आप निकाल सकते हैं, अगर आपने मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि 1 लीटर वाटर में जो मोल की संख्या होती है वो 55.5 मोल होता है। और हमको निकालना है नाइट्रोजन का मोल कितना होगा, तो इसके मोल को मान लेते हैं n। और नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन अभी हम निकाल रहे हैं, ये नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकला, ये मोल नहीं है। हमें सवाल में मोल पूछ रहा है, तो मोल हम कैसे निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन क्या आ जाएगा, XN इक्वल टू हो जाएगा X, यानी कि नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो हम इसको माने हैं n, तो n बट्टा नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर का मोल कितना है 55.5 और प्लस n। आइए n का वैल्यू यहाँ से उठा कर डालेंगे, यही है XN का वैल्यू, यहाँ से उठा करके डालेंगे यहाँ पे, तो हमको n का मान यहाँ से निकाल लेना है। ये n का मान आपको मोल में निकलेगा। तो मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए, इसको कन्वर्ट करना होगा 10 का पावर 3 से, इसको गुना करना पड़ेगा, तो ये मिली मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो सॉल्युबिलिटी है नाइट्रोजन का, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब हेनरी लॉ फाइंड द सेवरल एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री एंड एक्सप्लेन सम बायोलॉजिकल फिनोमेना नोटेबल अमॉन्ग दीज आर। यानी हेनरी लॉ का जो ज़्यादातर यूज होता है इंडस्ट्री में होता है, क्योंकि कोई भी लॉ आता है तो इंडस्ट्री वाले इस्तेमाल करते ज़्यादातर, और कुछ बायोलॉजिकल फिनोमेना में। जैसे कि इस लॉ का इस्तेमाल होता है खास करके सॉफ्ट ड्रिंक, यानी लिखा हुआ है टू इंक्रीज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता को बढ़ाने के लिए द बोटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर, और बोतल को हाई प्रेशर पर सील्ड किया जाता है, उसको बंद कर दिया जाता है। ए स्क्यूबा डाइवर मस्ट कोप विद हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज वाइल ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। स्क्यूबा डाइवर जो होता है वो कॉप कर लेता है हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेज के हाई कॉन्सेंट्रेशन को भी कॉप कर लेता है, उसको पचा लेता है। वाइल द ब्रीदिंग एयर हाई प्रेशर, ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर, यानी कि ब्रीदिंग एयर एट हाई प्रेशर अंडर वाटर, और हाई अंडर वाटर में जो हाई प्रेशर पर ब्रीदिंग कर लेता है। इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैस इन द ब्लड। इंक्रीज द प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी एटमॉस्फेरिक ब्लड। अगर प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो ये ब्लड में जो गैस की घुलनशीलता है उसको ब्लड में बढ़ा देगा। अगर प्रेशर बढ़ जाने पर, प्रेशर बढ़, क्योंकि अंडर वाटर प्रेशर ज़्यादा होता है ना, अगर ये प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया तो इसमें जो घुलनशीलता है ब्लड में गैस की वो हो जाएगा। दिस रिलीज द डिजॉल्व गैसेज एंड लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस। व्हेन द डाइवर्स कम्स आउटवर्ड, जब डाइवर्स
सरफेस के ऊपर आते हैं तो प्रेशर है ग्रेजुअली डिक्रीज, जिससे प्रेशर धीरे धीरे कम होता है। दिस रिलीज द डिजॉल्व गैसेस, जिससे डिजॉल्व गैस रिलीज होता है और उसके वजह से बहुत सारे पानी के बुलबुले दिखाई पड़ते हैं इन द ब्लड, यानी ब्लड के अंदर। द ब्लॉक्स कैपिलरीज एंड क्रिएट अ मेडिकल कंडीशन नोन एज बेंड्स, जिसके वजह से एक तरह का उसके कैपिलरी ब्लॉक हो सकते हैं और मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो सकता है, और ये पेनफुल होता है और डेंजरस टू लाइफ होता है। अभी कुछ दिन पहले एक जहाज़ गया था ना समुद्र में गोता लगाने के लिए, अचानक वहाँ एक्सीडेंट हुआ और जहाज़ हाई प्रेशर में जा कर के फट गया पूरी तरह से प्रेशर में, जिसकी वजह जितने भी डाइवर्स थे सब मर गए। तो इसलिए हाई प्रेशर में पानी के अंदर ज़्यादा चांसेस होता है कि वो जो पानी के अंदर डिज़ोल्व गैसेस है वो आपके ब्लड के अंदर घुस के उसमें बबल क्रिएट करे। अब बबल क्रिएट करेगा तो उससे जिससे जितने भी कैपिलरीज है वो ब्लॉक हो जाएंगे, आपके साथ मेडिकल कंडीशन क्रिएट हो सकता है और जिसकी वजह से आदमी की मृत्यु तक हो सकती है। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में जो आगे का लाइन हम उसको पढ़ेंगे और उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें।